नमस्कार मित्रांनो, नाते समाजाशी या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं पुनश्च एकदा स्वागत. आजचा इंटरव्ह्यू हा माझ्यासाठी सुद्धा एक स्पेशल इंटरव्ह्यू असणार आहे. सिंघम म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो ते पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त श्री कृष्ण प्रकाश जी आज आपल्यामध्ये उपलब्ध आहेत. कृष्ण प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद. ते झारखंडमधील आहेत. तिथून त्यांची महाराष्ट्रामध्ये जी पहिली पोस्टिंग झाली 1999 मध्ये, ती झाली गडचिरोलीला. आणि मला असं वाटतं की सुरुवातच अशी जबरदस्त त्यांच्या कारकिर्दीची झालेली आहे. आणि म्हणूनच ते आजपर्यंत जो काही त्यांचा प्रवास आहे, मध्ये CID मधून सुद्धा परत आज पिंपरी चिंचवड आयुक्त म्हणून ते काम बघतायत. जबरदस्त पर्सनॅलिटी आहे. आणि असे ऑफिसर्स की जे आध्यात्मिक पण आहेत, ज्याला गीतेचं पूर्ण ज्ञान आहे, एक सेवेची खूप मोठी उमेद घेऊन ते पुढे जातात. आणि त्यांची सामाजिक संस्था नाही आहे, परंतु सामाजिक संस्थांना कशी मदत करता येईल हे त्यांचं नेहमी मी बघत आलेलो आहे. असे आदरणीय कृष्ण प्रकाशजी आयुक्त पिंपरी चिंचवड यांच्याबरोबर आज आपण इथे गप्पा मारणार आहोत. आणि त्यांच्या बोलण्यातून जेव्हा आपण बघाल की पोलीस विभागात सुद्धा किती मोठी सेवा केली जाते, हे आपल्याला सगळ्यांना डोळे उघडं करणारी गोष्ट आज ठरणार आहे. कृष्ण प्रकाशजी यांना आयर्नमॅन चॅलेंज त्यांनी पूर्ण केला फ्रान्समध्ये. आणि अधिकारी म्हणून, भारतीय नागरी अधिकारी म्हणून ते पहिले आयर्नमॅन ठरलेले आहेत. त्यांनी सुमारे 14 तास 8 मिनिटात ट्रायथलॉन पूर्ण केलेली आहे. आणि त्याचं वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये त्याची नोंद होऊन ते वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड होल्डर आहेत. तर अशा आदरणीय कृष्ण प्रकाशजींबरोबर आज आपण इथे गप्पा मारूया, त्यांच्याकडून समजून घेऊया. कृष्ण प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि हर टाइम एक पुलिस बोला तो एक अलग इमेज होती है, लेकिन सोशल बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है पुलिस डिपार्टमेंट में. तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको आप जानकारी देंगे कि पुलिस कल्याण विभाग जो होता है उसमें क्या काम किया जाता है. पुलिस विभाग में जो पुलिस कर्मी होते हैं या पुलिस अधिकारी वर्ग होते हैं, इन सबके कल्याण के लिए एक विभाग होता है. और हर एक यूनिट में, अर्थात हर एक जिले में, हर एक आयुक्तालय में, हर एक जो भी बल होते हैं हमारे, चाहे वो SRPF हो, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स हो, या हमारे ट्रेनिंग संस्थान हो, सभी जगह पर पुलिस वेलफेयर का एक ब्रांच होता है. उसके लिए मतलब हमारे पुलिस वाले ही हमारी ताकत हैं. क्या बात है. और अगर हम अपने पुलिस वालों के कल्याण का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस लोक कल्याणकारी राज्य में लोगों के कल्याण का ख्याल हमारे पुलिस वाले कैसे रख सकते हैं. तो इसी संदर्भ में पुलिस कल्याण विभाग जो होता है वो उनके इलाज की व्यवस्था करता है. जैसे हमारे यहाँ MPKAY एक व्यवस्था है जिसमें हमारे पुलिस वालों को उन निश्चित बीमारियों में कैशलेस, अर्थात बिना 1 रुपया दिए हुए हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज करवाने की सुविधा प्रदान की गई है. क्या बात है. जो मतलब जिसमें क्रोनिक डिजीजेस 6 हैं और बाकी इमरजेंसी में 36 से अधिक बीमारियां हैं. और इसके लिए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं. कोविड के दरमियान हमें कई और हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया, जिससे कि हमारे पुलिस वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कोविड हॉस्पिटल्स में मिल सके, मुफ्त अर्थात कैशलेस. जैसे दूसरी बात है, इनके जो खेल कूद के आयोजन होते हैं वो भी पुलिस वेलफेयर के डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं. उनके डाइट्स के जो खिलाड़ी होते हैं उनका भी पुलिस वेलफेयर की तरफ से ख्याल रखा जाता है. तीसरी बात, हमारे जो पुलिस वालों के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति भी इसके माध्यम से, वजीफा भी इसके माध्यम से दिया जाता है.
तीसरी जो बात होती है, उनके लिए आवश्यक पुस्तकें भी, जो अच्छे अंक से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनके लिए पुस्तकें और उनके खर्चे भी उठाने की व्यवस्था किसी हद तक है। पुलिस कल्याण विभाग के माध्यम से हम उनके लिए आरोग्य का, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तनाव मुक्ति का, उनके लिए योगा का, इस तरह के व्यवस्था करते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो समाज में एक घटक है जो पारदी भिल्ल, जो गुनहगारी की तरफ जाते हैं, और हमने सबने सुना है महाराष्ट्र में कि आपने उस समाज के लिए बहुत काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। दरअसल मैं जब अपने पहले पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यकाल में बुल्ढाना जिले में गया और वहां मैंने भिल्ल बस्ती में जो अवैध तरीके से दारू बनाने का काम करते थे वहां पर रेड किया, तो उनके पुरुषों पर कार्रवाई के बाद उनकी महिलाओं ने मुझे घेर लिया और ये विनती की कि हमें भी सम्मान से जीने की इच्छा है और हमें भी सम्मान से जीने का हक है, लेकिन हमें रास्ता बताओ कि हम इस चक्रव्यूह से, इस दुष्ट चक्र से बाहर कैसे निकले। और इससे निकालने के लिए ये जरूरी है कि उनके सभी बच्चों को शिक्षण दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, उनके जो बड़े बच्चे हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज दिया जाए और उनको कुछ ना कुछ काम दिलवाया जाए। स्थानीय रीति से हमने उनको काम दिलवाने की व्यवस्था की, उनको मासेमारी की अर्थात मछली मारी की जो ट्रेनिंग दिलवाई और वहां काम दिलवाने की व्यवस्था की। हमने उनको मोटर मैकेनिक के कोर्स दिलवाए और हमारे यहाँ जितने भी वर्कशॉप्स थे मोटरसाइकिल्स और कार के, वहां उनको नौकरी दिलवाई, उनको गाड़े दिलवाए अर्थात और ठेले दिलवाए, जिससे कि उनका जीवन सुचारू रह सके। जो लोग बड़े हो गए हैं और छोटे लोग अपने हक का एजुकेशन कर सके। इस बात के तुरंत बाद मेरे पास कुछ फांसे पारधी पहुंचे। फांसे पारधियों के बारे में यह बताना जरूरी है कि वो पहले नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में जाने जाते थे अंग्रेजों के काल में। अंग्रेजी हुकूमत गई और हमने उन्हें डिनोटिफाइड भी किया, लेकिन दरअसल उन्हें मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। केवल दस्तावेज से उनका नाम निकाल देना काफी नहीं होता है। लोगों के मस्तिष्क से वो अपराधी नहीं हैं, वो उस व्यवस्था और उस परिस्थिति के मारे हुए हैं। इस बात को सामने लाना जरूरी है ताकि वो लोग उसे स्वीकार कर सके। जब हमने ये सर्टिफिकेट्स दिलवाने की प्रक्रिया पूरी की और उनको कई काम दिलवाए, उनके बच्चों को कंपलसरी स्कूल्स में एडमिशन करवा दिया हमने, आदिवासी आश्रम शालाओं में जहां उनके मुफ्त शिक्षण की व्यवस्था है। तो उसके पश्चात उनके जो 600-700 बच्चे वहां मुफ्त शिक्षण प्राप्त करने लगे, उनको अच्छे वस्त्र हमने शेगांव गजानन महाराज संस्था के माध्यम से दिलवाए। उनके 2 वॉलंटियर्स को जो पढ़े लिखे थे थोड़े, उनको प्रति माह हमने स्टाइपेंड दिलवाना शुरू कर दिया और उनके जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको वापस वहां स्कूल में अध्ययन करने के लिए लगवाया। तो आज उसी फांसे पारधी समाज के लोग, जिनको गांव से अंदर आने नहीं दिया जाता था क्योंकि उनके साथ पुलिस अंदर आएगी गांव में और इसका डर होता था, उसी फांसे पारधी समाज के 4-5 लोग सरपंच बन चुके हैं गांव में। अभी भी जो युवराज पवार हैं, जो जिन्हें स्टाइपेंड मिलता था, वो भी एक गांव के सरपंच हैं। और हिवरा आश्रम में जब मैंने पहली बार इनकी मीटिंग बुलाई थी तो डर के मारे केवल महिलाएं आई थी, पुरुष आसपास छुपे हुए थे। उन्हें लगा ये पुलिस का कोई षड्यंत्र है हमें अरेस्ट करने का। लेकिन जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हम उनके को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम करें, तो धीरे धीरे वहां भीड़ पुरुषों की भी इकट्ठा हो गई। इस तरह से हमने अमरावती में भी कार्य किया। हमने वहां उनके एनजीओज को स्थापना करने के लिए उन्हें प्रेरित किया और
उनके पुनर्वसन का कार्य उन्हें ही सुचारू रूप से रखने के लिए मैंने बताया। इसके लिए मुझे जो स्थानीय रूप से मदद दिलवानी होती थी वो मैं फोन के द्वारा, दूरध्वनि के द्वारा उनको दिलवाता रहा हूं और रहूंगा। ये चाहे अमरावती में मतिन भोसले हो, जिनको मैंने इसके स्थापना करने की प्रेरणा दी, युवराज पवार हो, पाल सिंह पवार हो, वाशिम के मिस्टर भोसले हो, इन सबको मैंने वहां संस्थाएं स्थापित करने की प्रेरणा दी। मैंने उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक और काम किया कि आई जीजाऊ की जन्मस्थली से उनको मैंने कहा कि आप पाईवारी कीजिए, कहां तक? शेगांव गजानन महाराज संस्था तक। और वहां पर गजानन महाराज संस्था में उनका स्वागत होता था। जिन फासे पारदियों को नफरत या हिकारत की नजर से देखा जाता था, उन फासे पारदियों को लोग जब उनके चरणों पे स्पर्श करने लगे और अपने घर में रुकवा कर उनको भोजन करवाने लगे, तो वो कितने भावुक हो गए होंगे, कितने भाव विह्वल हो गए होंगे, आप सोच सकते हैं। और वो उन लोगों ने आकर, जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो वो लोग ये कह रहे थे, जबकि ट्रांसफर एक रूटीन चीज होती है, मेरा 2 साल पूर्ण हो गया था, पर वो हजारों फासे पारदी मेरे ऑफिस के बाहर सड़कों पर मोर्चा निकाल कर पहुंच गए कि हम अब तक माकड़ों की तरह, बंदरों की तरह जीवन जी रहे थे, आज हमें सही रास्ता आपने दिखाया है, तो हम अपने बच्चे को यहीं पटक कर मार देंगे अगर आप यहां से गए तो। फिर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये हमारे व्यवसाय का एक हिस्सा है, हमारे सरकारी नौकरी का एक हिस्सा है ट्रांसफर होना, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो जो एक कविता है कि जिनके लिए सारी योजनाएं हैं, उनका ही कोई नाम नहीं, उनका ही कोई गांव नहीं है। और इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि वो सारी योजनाएं, मेरा एक छोटा सा प्रयास यही रहता है कि वो सारी योजनाएं, वो सारे स्कीम्स उनके लिए प्रकाश ज्योती के वृक्ष बने। और प्रकाश ज्योतची झाडे होवोत, असं तो मराठीमध्ये ते कविता आहे खूप सुंदर। तर तेच माझं उद्दिष्ट आहे त्यांच्यासाठी। आणि सतत त्यानंतर मी सांगलीला आलो, त्यानंतर मी अहमदनगरला आलो, तिथे पण त्यांच्या पुनर्वसनचं कार्य करत राहिलो। साऊथ मुंबईला गेलो तरी पण ते फासे पारधीचे परिवार तिथे भिक्षा मागतात, त्यांचे बाळांना भिक्षा मागायला लावतात, तर त्यांना पण पुनर्वसन करण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले। आणि हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। जैसा कि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। पर ये आग जलाने वाली नहीं, ये आग रोशनी दिखाने वाली होनी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके बोलने से आया कि कुछ एनजीओ को आपने खड़ा किया है, और हमने सुना है कि ऐसे 4-5 नाम लेके मतलब नहीं है, आपने बहुत से सैकड़ों एनजीओ को आपने हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है सर कि हम एनजीओ फेडरेशन है, आज महाराष्ट्र में 2000 एनजीओ है, लेकिन एनजीओ की तरफ देखने का नजरिया कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ अलग एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन कुछ एनजीओ ऐसे हैं कि जो सही में काम करते हैं और जो उनको आप आज हेल्प करते, खड़ा करते। तो आपने कैसे कैसे एनजीओ को प्रेरित किया, कैसे उसके साथ काम किया? मैं अमरावती में था और तब वराड़ नाम की एक संस्था थी जो प्रिजनर्स के लिए काम करती थी। उसी तरह से एक जो संस्था थी जो बच्चों के लिए काम करती थी। इन सारी संस्थाओं से मैं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, बुल्ढाना में, अमरावती में, सभी जगह। लेकिन अमरावती में मैं जब प्रवीण खान पसोड़े के संपर्क में आया और उनकी धर्मपत्नी के, तो मैंने उन्हें बताया कि प्रिजनर्स के लिए काम करने के लिए, क्योंकि वहां टारगेटेड ग्रुप है, वहां मौजूद है, जेल में सारी व्यवस्था उसी के लिए बनी हुई होती है, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन विक्टिम्स के लिए भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत कुछ नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक नए एनजीओ का गठन किया जिसका नाम था दिशा फॉर
विक्टिम्स जो आज भी मौजूद है। और दिशा फॉर विक्टिम्स के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के लिए जो PIL किया गया, जिसके कारण आज संपूर्ण हिंदुस्तान में विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जाता है, खासकर कुछ विक्टिम्स को जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस में विक्टिम है, जैसे जिसमें वायलेंट सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या फिर जिसमें कि मृत्यु हुई हो या अपंग हो गया हो व्यक्ति, तो उन सब के लिए विक्टिम कंपनसेशन स्कीम शुरू हुआ। उस संबंध में जब चर्चा हो रही थी तो उस कमेटी में मुझे भी बुलाया गया था, महाराष्ट्र सरकार की जो कमेटी थी, और वहां भी मैंने सजेशंस दिया था। तो ये जो एक कालजयी काम होता है, उस काम में योगदान देने के लिए उसकी विचारधारा के बीज बहुत पहले बोने पड़ते हैं। उसमें जो हमारे जज साहब हैं, जस्टिस जोशी साहब, वो भी उसमें हमारे बहुत बड़े उसमें सहकार्य उन्होंने किया है और उन्होंने अपने आइडियाज दिया है। तो इस तरह से वो कार्य आज भी चल रहा है कि विक्टिम्स को किस तरह से सहयोग दिया जा सकता है, किस तरह से उनको मदद की जा सकती है, किस तरह से उनको रिहेबिलिटेशन करके मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और किस तरह से उनको अवसाद में जाने से रोका जा सकता है। तो ये सारी कोशिशें जारी हैं उसके माध्यम से। एक नीलेश जी हैं, जो नीलेश कुमार हैं, वो और उनके साथ मिलकर के कुछ लोगों ने GHO ग्लोबल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एक स्थापित किया मुंबई में। उसके पीछे भी मेरे आइडियाज जो हैं, मैंने उनको अपने आइडियाज दिया कि कैसा विश्व में संतुलन कैसे तैयार हो सकता है। विश्व में भरपूर है, विश्व में ऐसा नहीं है कि कम पड़ेगा, लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं है, पर विश्व में इम्बैलेंस है, इस जगत में इम्बैलेंस है, असंतुलन है। और उस असंतुलन को हम तब दूर कर सकते हैं जब संतुलन की फिलॉसफी लोगों के दिमाग में बिठाई जा सके, और इसलिए GHO ग्लोबल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है और वो अपना कार्य शुरू कर चुकी है। तो ये पायल साडा राठी जो हैं वो बालक और वृद्धों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, खासकर ऑर्फेनेजेस और ओल्ड एज होम के लिए। उन्होंने अपना ओल्ड एज होम नहीं खोला है, मैंने कहा कि वो खोलना बहुत जरूरी नहीं है, वो खोलने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन उनको उनके महत्व का एहसास वो हैं, उनका एहसास कराने के लिए आप उनको जोड़ने का काम कीजिए, और वो काम लगातार कर रही हैं। जैसे दिशा फॉर विक्टिम्स कर रहा है, जैसे फांसे पारदी पुनर्वसन समिति कर रहा है। तो मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा तुम लोगों का, अपनी केवल धार। सो मेरी धार है जो मैं उसे देना चाहता हूं, और मेरा ये सिद्धांत भी है जो गीता में कहा गया है, ईश्वर मनुष्याणाम हृदय प्रदेशे तिष्ठति अर्जुन त्वमेव शरणम गच्छ। ईश्वर मनुष्यों के हृदय प्रदेश में निवास करते हैं, हे अर्जुन उनकी शरण में जाओ। खुद स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मूर्ख लोग जिसे तीर्थ यात्रा करके ढूंढते हैं, उसे मैं इंसानों में देखता हूं। या कबीर भी कहते हैं कि पानी बिच बिन प्यासी मही सुनी सुनी आवत हासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज मिले अविनाशी। कस्तूरी मृग कुंडली माही विषय मृग बन बन फिरत उदासी, पानी बिच बिन प्यासी मही सुनी सुनी आवत हासी। तो जो ईश्वर से जो मिलन होता है वो तभी होता है जब हम मनुष्यों की सेवा करते हैं। और ये सेवा करने का कार्य NGO के माध्यम से किया जाता है। इसलिए कुछ NGOs के बारे में, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, कि कुछ लोग कुछ कमर्शियल उद्देश्य से काम करते होंगे, लेकिन अपवाद ही नियम होता है, वो अपवाद हैं, और उन अपवादों को लेकर हम सिविल सोसाइटी से आने वाले NGOs को नकार नहीं सकते, उनकी हिस्सेदारी को नकार नहीं सकते। मैं आपको बताऊं कि एक तरह की सरकारी NGO जिसे कहते हैं, उसमें मैं 12वीं के पहले और 12वीं के दरमियान काफी कार्य कर चुका हूं, जिसे आप नेहरू युवा केंद्र कहते हैं। मैं लगभग 3 साल तक लगातार नेहरू युवा केंद्र के लिए काम करता रहा।
युवाओं को गांवों में जाकर उन्हें संबोधित करता रहा, नेहरू युवा केंद्र खड़ा करने के लिए, उनके रिसोर्सेस खड़ा करने के लिए, क्लब खड़ा करने के लिए, नेहरू युवा केंद्र खड़ा करने के लिए। और साथ में मैं उनकी पत्रिका, स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे जो पत्रिका थी युवा संदेश, का संपादन भी करता रहा। तो ये एनजीओ की तरह का कार्य करने के बाद मैं पुलिस महकमे में आया हूं। इसलिए ये कहना कि एनजीओ जो है वो सिविल सोसाइटी की आज जरूरत नहीं है, या समाज की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। एनजीओ उतना ही जरूरी है, क्योंकि शासन की व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी संवेदनशीलता जो, और साथ में उनका जो केंद्र बिंदु होता है वो नियम होता है, लेकिन जो एनजीओ होता है उनका केंद्र बिंदु मानव होता है। तो मानव और नियम दोनों को जोड़ना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। मित्रांनो, आजचा एपिसोड इथे थांबवतोय आपण, परंतु तुम्ही काय आणि मी काय, आपल्याला खूप काही ऐकायचं आहे सरांकडून, कारण की थांबूच शकत नाही अशी परिस्थिती आज आलेली आहे। तर उद्या याच वेळेला नाते समाजेशी या कार्यक्रमामध्ये सरांबरोबर पुन्हा एकदा आपण भेटूया। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।